औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम पढ़ेंगे, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है लाहौर बोर्ड के। जिन क्वेश्चंस के स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। बेसिकली आज हम दो चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। आबादी का चैप्टर यानी पॉपुलेशन, और सेकंड हमारे पास है सनतें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, दुनिया के इंतहाई गुंजान आबाद इलाके। इंतहाई गुंजान आबाद इलाकों का मतलब है वो इलाके जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया के जिन इलाके या ममालिक में आबादी की गुंजाइश 500 अफराद फी मुरबा मील या 195 अफराद फी मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा हो, इन्हें बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके कहते हैं। और इनमें हमारे पास वो बड़े आज़म, मुती तरह के बड़े आज़म के नेम मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुनिया के गुंजान आबाद इलाके। इसका मतलब है इसमें आबादी तो होती है लेकिन इंतहाई गुंजान आबाद इलाकों से कम होती है। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपनी बुक से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आबादी की गुंजानी से क्या मुराद है। फी मुरबा किलोमीटर में अफराद की तादाद को कहते हैं आबादी की गुंजानियत। और आबादी की गुंजानियत का फार्मूला है कुल आबादी डिवाइडेड बाय कुल रकबा। जब भी बच्चे आपको इस तरीकाकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने लाजमी उसके बारे में एक दो एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुनिया के इंतहाई कम आबाद इलाके, यानी ये वो इलाके हैं जिनमें आबादी तो है लेकिन ना होने के बराबर है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा सर्द इलाके आएंगे दुनिया के लिहाज से। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के होते तो फिर हम पाकिस्तान के बेसिक कुछ शहरों के नाम बताते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बंद आबादी किसे कहते हैं। ऐसी आबादी जहां लोग आकर ना ही आबाद हो सकते हो ना ही पहले मौजूदा लोग हिजरत करके जा सकते हो, यानी वहाँ पर नई आबादी, नए लोग एंटर नहीं हो सकते हो आबाद होने के लिए, और ना ही मौजूदा लोग बाहर जा सकते हो हिजरत करके। ऐसी आबादी को कहते हैं बंद आबादी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुनिया की आबादी में अंदाजन सालाना कितना इजाफा हो रहा है। आबादी में जो इजाफा होता है उसे कहते हैं शराफजाइश, और यहाँ पर दुनिया में वो आबादी की शराफजाइश पूछ रहा है, यानी सालाना कितना इजाफा हो रहा है। तो हमारे पास इसका इजाफा हो रहा है 1.3, और पाकिस्तान की शराफजाइश है 2.4। ज़्यादा आमदनी वाले ममालिक के नेम हैं नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, सूडान, कतर वगैरह, यानी जिनकी आबादी ज़्यादा। दूसरी तरफ अगर कम आबादी के ममालिक कहे जाए तो तरक्की पजीर ममालिक का नेम बता देंगे, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है। तो ये हमारे पास कम आमदनी वाले मुल्क हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, माल्थस का नजरिया आबादी क्या है। माल्थस ने अपना नजरिया 1798 में पेश किया, जिसमें वो कहता है आबादी ज्योमेट्रिकल तरीके जबकि वसाइल हिसाबी तरीके से बढ़ते हैं। यूं आबादी और वसाइल में फ़र्क वसाइल पर दबाव में इजाफे का बायस बनता है। सिंपल, यानी अगर आबादी बढ़ती है तो इसका मतलब है उनको ज़िंदगी गुजारने के जो वसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, गुंजान आबाद इलाके। गुंजान आबाद इलाकों का मतलब होता है वो इलाके जिनमें आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद की इलाकों की निस्बत कम होती है। यानी हमारे पास जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी रिसेंटली पढ़ा बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है, इसकी निस्बत यहाँ पर आबादी कम होती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन हम बेसिकली अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन लिखा है। गुंजान आबाद इलाकों की वो इलाके होते हैं जहां पर आबादी की गुंजानी 101 से 150 अफराद फी मुरबा किलोमीटर होती है। इसमें अमेरिका के मशरिकी और मगरबी हिस्से, बड़े आज़म यूरोप के मशरिकी हिस्से और बड़े आज़म एशिया शामिल है। यानी इससे गुंजान आबाद इलाकों में आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों की निस्बत थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत कम गुंजान आबाद इलाके जिसे हम कहते हैं इंतहाई कम आबाद इलाके। तो हम यहाँ से अपनी बुक से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बहुत कम गुंजान आबाद इलाकों से मुराद ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर आबादी की गुंजानियत 11 से 50 अफराद फी मुरबा किलोमीटर होती है। यानी यहाँ पर आबादी तो होती तो है लेकिन ना होने के बराबर होती है। इन इलाकों में जैसे हमने पीछे बात किया है कि यहाँ पर आबादी या तो बहुत गर्म इलाके में आएंगे या बहुत सर्द। तो इन इलाकों में गर्म मरतूब इस्तवाई अफ्रीका, उसके अलावा रेगिस्तानी इलाके के करीब गियाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह शामिल हैं। यहाँ के लोगों का पेशा ज़राअत और गलाबानी है।
गलाबन यानी मवेशी पालना म्यारी ज़िंदगी काम बुलंद है, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बेहतर नहीं है, ज़िंदगी दुश्वार है, ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल है, ज़रूरियात की सारी चीज़ें दस्तयाब नहीं है, मुस्तकबिल ज़्यादा महफूज नहीं है क्योंकि रोज़गार कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अफरादी कुव्वत से क्या मुराद है। अफरादी कुव्वत का मतलब होता है यानी वो अफराद जो किसी न किसी पैदावारी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें कहते हैं अफरादी कुव्वत। किसी आबादी के अंदर मौजूदा ऐसे लोग या अफराद जो किसी न किसी पैदावारी अमल का हिस्सा हों, यानी वो कोई ना कोई काम कर रहे हों, पैसे कमा रहे हों, तो वो अफराद को इसे इस्तिलाह में अफरादी कुव्वत कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुनिया में आबादी की गैर मिसावी तकसीम, उसके अलावा आबादी में कुदरती इजाफे से क्या मुराद है, मतलब कुदरती तौर पर इजाफा आबादी में क्यों हो रहा है। दुनिया में आबादी की तकसीम इस कदर गैर मिसावी है कि निस्फ कुरा शुमाली में 95% लोग आबाद हैं और दूसरी तरफ निस्फ कुरा जनूबी में 5% लोग आबाद हैं। इसी तरीकाकार से 90% दुनिया के रकबे पर 10% आबादी है और 10% बाकी जो 10% रकबा रह जाता है उस पर 90% आबादी है। उसकी वजह तभी खदोखार यानी कुछ इलाके पहाड़ी हैं तो वहाँ पर आबादी कम है, मैदानी इलाकों में ज़्यादा, इसी तरीकाकार से मैदानी इलाकों में आबादी ज़्यादा है, रेगिस्तानी इलाकों में आबादी कम है, आबोहवा जहाँ पर ज़्यादा सर्दी या गर्मी है वहाँ पे आबादी कम है, पानी की दस्तयाबी जिन इलाकों में वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, ज़रख़ीज़ ज़मीन की वजह से आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा दरिया या साहिल समुद्र वाले इलाके जहाँ पे है वहाँ पर आबादी ज़्यादा है क्योंकि माहीगीरी का पेशा वहाँ पे लोग इख्तियार कर सकते हैं। तो ये बुनियादी आबादी की गैर मिसावी तकसीम के असबाब है यानी वजूहात हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आबादी की गुंजानी से क्या मुराद है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और फिर फार्मूला लिखेंगे। आबादी की गुंजानी से मुराद फी मुरबा किलोमीटर में अफराद की तादाद है और इसका फार्मूला है कुल आबादी डिवाइडेड बाय कुल रकबा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, मरदमशुमारी से क्या मुराद है। मरदमशुमारी से मुराद किसी भी मुल्क में मौजूदा अफराद को गिनना और उनके वसाइल को गिनना, यानी मरदमशुमारी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे अफराद को गिनना, बल्कि अफराद और किसी भी मुल्क में मौजूदा अफराद और उनके वसाइल का वसाइल की गिनती करना मरदमशुमारी कहलाता है और ये किसी भी मुल्क में 10 साल के बाद की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आबादी की गुंजानी यानी आबादी की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, तो सेम वही हम लिख सकते हैं जो कि आबादी की गैर मिसावी तकसीम के असबाब हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर, तो देखा जाए पहला कराची है, दूसरा लाहौर, तीसरा फैसलाबाद, रावलपिंडी और फिर मुल्तान है। हमने इसको सीक्वेंस के साथ लिखना है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी की गुंजानी कितनी है। तो आबादी की गुंजानी यानी फी मुरबा किलोमीटर में अफराद की तादाद है पाकिस्तान में 164 अफराद फी मुरबा किलोमीटर। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की आबादी की नुमाया खसूसियात। गुंजानी पाकिस्तान की गुंजानी जो है 164 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। शराबज़ाइश पाकिस्तान में सालाना आबादी में जो इजाफा हो रहा है उसे कहते हैं शराबज़ाइश और वो 2.4% के हिसाब से हो रहा है, यानी 50 साल के बाद पाकिस्तान की आबादी जो है वो दुगनी हो जाएगी। छोटी उम्र की बच्चियों की शरह में इजाफा, यानी छोटी उम्र में ही बच्चियों की शादी कर देते हैं। नाख्वानगी पाकिस्तान में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उसके अलावा बेरोज़गारी पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 1 करोड़ अफराद बेरोज़गार हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है सनतें। सनत से क्या मुराद है। सनत से मुराद खाम माल को इस्तेमाल करते हुए ज़रूरत की चीज़ बनाना सनत कहलाता है। और हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए साथ में इनकी इकसाम लिख देनी है। घरेलू सनत, सादा सनत। सादा सनत को छोटी सनत भी कहते हैं। उसके अलावा बाड़ी सनत यानी बड़ी सनत और मुकामी सनत। घरेलू सनतों से क्या मुराद है। घरेलू सनतों या घरेलू दस्तकारियों से मुराद घरेलू सतह पर हाथ से काम करना है। घरेलू सनतों में हम क्या करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं, मसलन मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, जैसे हमारी नीचे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, जूते बनाना, गत्ते बनाना। हमें एग्जाम्पल एटलीस्ट ज़रूर आनी चाहिए ताकि हमारे 2 नंबर कंफर्म हो जाएं। इसके अलावा देखा जाए तो कढ़ाई सिलाई का काम जो किया जा रहा होता है,
चूड़ियाँ घर में बनाई जा रही होती हैं तो वो घरेलू सनते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सनती इनकलाब का आगाज कब और कहाँ से हुआ? दुनिया में सनती इनकलाब का आगाज 1750 में बरतानिया यानी इंग्लैंड से हुआ और ये सदी हमारे पास जो है 18वीं सदी है। तो दुनिया में सनती इनकलाब का आगाज 18वीं सदी में यानी 1750 में इंग्लैंड से हुआ। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, सनती तरक्की के लिए दरकार मौजू अवामिल। यहाँ पर ना ही तबी अवामिल कहे गए हैं और ना ही मुआशी। तबी को कुदरती अवामिल भी कहते हैं, यानी उसमें इंसान का अमल दखल नहीं होता, और उसे गैर मुआशी अवामिल भी कहते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुआशी अवामिल को हम लोग गैर तबी अवामिल भी कह सकते हैं या गैर कुदरती अवामिल, क्योंकि उसमें इंसान का अमल दखल होता है। अब यहाँ देखा जाए तो कुछ भी नहीं बताया गया, इसका मतलब हम मिक्स करके लिख देंगे। अगर सनती तरक्की किसी भी मुल्क में होगी वहाँ पे सरमाया ज़्यादा होगा, तरबियत याफ्ता मजदूर होंगे, पानी की दस्तियाबी होगी क्योंकि ये खाम माल के तौर पर पानी इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके अलावा जदीद मशीनरी और वहाँ पर सन्नत जो है हुकूमती सरपरस्ती में होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सनती इनकलाब की 3 अहम इजादात, यानी जब सनती इनकलाब हुआ उसके बाद इजादात कौन सी 3 अहम हुई? भाप का इंजन ईजाद हुआ, टेलीफोन और बल्ब शामिल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, बरतानिया में सूती कपड़े की सनत का कौन सा अहम दौर था? तो 18वीं सदी का दौर सबसे अहम दौर समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उम्दा ऊन वाली बेरें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर बेरों के जस्ट नेम लिखेंगे। अंग्रेजी यानी बरतानवी नस्ल की बेरें, उसके अलावा मरीनो नस्ल की बेरें जो कि हमारे पास पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा मखलूत नस्ल की बेरें जो कि तुर्की में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में जदीद ऊनी कपड़े की सनत का आगाज किस खित्ते से हुआ? तो दुनिया में जदीद ऊनी कपड़े की सनत का आगाज वस्ती यूरोप से हुआ और इसे अरूज बरतानिया में हासिल हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुनिया में ऊन पैदा करने वाले अहम ममालिक जस्ट इनके नेम है हमारे पास। इसमें से ज़्यादा मुल्क जो है हमारे पास न्यूबी अमेरिका के, जिनके अंदर अर्जेंटाइन, यूराग्वे है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊनी कपड़े की सनत के लिए खाम माल कहाँ से हासिल होता है? तो खाम माल यानी बेरों से हासिल होता है। ऊनी कपड़े वो कपड़े होते जो कि सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन पर सिलाई नज़र नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रेशमी कपड़े की सनत का आगाज कब और किस मुल्क से हुआ? तो रेशमी कपड़े की सनत का आगाज 27 साल कबल मसीह में चीन के एक बाशिंदे ने किया जिसका नाम था सिलेंशी। इसने कुदरती रेशम काटने और इससे कपड़ा तैयार करने का फन मालूम किया और 300 तक ये फन सिर्फ चीन तक ही महदूद रहा। कुदरती रेशम जो है एक किस्म के कीड़े से हासिल कीड़े के लाभ का नाम है, यानी ये वो लाभ होता है जो वो किसी खास वक्त में खारिज करता है। रेशम के कीड़े को करमपीला यानी सिल्क वर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मसनूई रेशम की तैयारी में कौन सा खाम माल इस्तेमाल होता है? तो कुदरती रेशम का जो फन है वो तो मुतारिफ करवाया था एक चीन के शख्स सिलिंगशी ने, लेकिन मसनूई रेशम जो है ये जापान से असल में इसका फन इजाद हुआ था। मसनूई रेशम का मतलब होता है जिसमें इंसान का अमल दखल होता है। तो इस मसनूई रेशम की तैयारी में लकड़ी का गूदा, कपास के छोटे छोटे रेशे बतौर खाम माल इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में रेशमी कपड़े के बड़े मराकज़ कौन कौन से हैं? जस्ट इनके हमने नाम लिखने हैं। दुनिया में रेशमी कपड़े पैदा करने वाले अहम ममालिक के नेम। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है, पीला बाफी। पीला बाफी का मतलब होता है, देखा जाए तो करम पीला का मतलब होता है रेशम का कीड़ा जिसे सिल्क वर्म कहते हैं, असल में इसी को ही कहा जा रहा है। यानी पीला बाफी का मतलब होगा यहाँ पर उनकी अफजाइश करना, रेशम के कीड़ों की अफजाइश, परवरिश करना। शतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े जिसे करम पीला कहते हैं, इस कीड़े की परवरिश और अफजाइश को पीला बाफी कहते हैं। यानी पीला देखा जाए तो रेशम के कीड़े को कहते हैं, उसकी परवरिश नशनुमा जो की जाती है उसे कहते हैं पीला बाफी।
कीमियाई खादों का इस्तेमाल क्यों जरूरी है? वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी बहुत तेजी बढ़ रही है। कम रकबे से ज़्यादा फसल हासिल करने के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनमें पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फेट शामिल है। कीमियाई खादों का मतलब होता है वो खादें, इसको मसनूई खादें भी कहते हैं, जो कि लेबोरेटरी में खास तरीकाकार से तैयार की जाती हैं। कीमियाई खादों की 3 इकसाम: नाइट्रोजन खाद, फास्फेट खाद और पोटाश खाद। कितने ममालिक में नाइट्रोजन खाद की सनत कायम हो चुकी है? तो हमारे पास यहाँ पर ममालिक है, 80 ममालिक में कायम हो चुकी है और इनकी सालाना पैदावार 88 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद है। खादों का इस्तेमाल बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे ही हम मुसलसल किसी ज़मीन से फसल हासिल करते हैं तो उसकी काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, उसकी ज़रखेज़ी कम हो जाती है, और ज़रखेज़ी को बरकरार रखने के लिए और कम अज़ कम रकबे से यानी फ़ी एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल ज़रूरी है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन खाद पर मुख्तसर नोट। पौधों की नशोनुमा के लिए दरकार खादों में नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर डेफिनेशन नाइट्रोजन खाद की काफ़ी टफ लिखी हुई है, हम इसे बड़े आसान अल्फाज में लिख सकते हैं। ये खाद नाइट्रोजन और अमोनिया से तैयार की जाती है। हवा में नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस खाद का 75% हिस्सा हवा के ज़रिए से तैयार किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन ज़्यादा इजी है रादर देन के जो हमारे पास पेपर में लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पोटाश खाद, इसे भी हम अपनी बुक से याद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ज़रूरी तरक्की के लिए कीमियाई खादों की क्या अहमियत है। इसका मतलब ये भी सेम वही चीज़ है कि वक्त के साथ साथ जो है ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है और उसको बरकरार रखने के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी मुल्क की आबादी जो है वो बढ़ रही है, इसलिए फी एकड़ पैदावार से ज़्यादा फसल हासिल करने के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें इनकी कीमियाई खादों की बुनियादी तौर पर 3 इकसाम है: नाइट्रोजन का खाद, पोटाश खाद और फास्फेट खाद। तो ये हम इस तरीकाकार से अपने शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारी बुक से ही डेफिनेशन है पोटाश खाद को कैसे तैयार किया जाता है। तो पढ़ते हैं हमारे पास ये खाद चट्टानी मवाद और समुद्री नबातात को जलाकर गंधक के तेजाब को मिलाकर तैयार की जाती है। ये खाद जंगलात के लिए खास अहमियत रखती है। ज़राअत में इस खाद को नुमाया मुकाम हासिल है। तो पोटाश खाद असल में चट्टानी मवाद और समुद्री नबातात को जलाकर गंधक के तेजाब को मिलाकर तैयार की जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारे पास है नाइट्रोजन खाद, वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया से तैयार की जाती है। हवा में नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका 75% हिस्सा हवा के जरिए से तैयार किया जाता है। यही है हमारे पास इन दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।